काउंटर करंट मैकेनिज्म। माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप ये सीखने वाले हैं कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है या मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है, वो किस तरह से कंसंट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से वो नेफ्रॉन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कंसंट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन में, कौन से हार्मोन्स यहाँ पर काम करेंगे और किस तरह से जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन की जाएगी, किस तरह से यूरिया की कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है, उसके अलावा साल्ट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, वाटर की, वाजा रेक्टा का इसके साथ क्या कनेक्शन है। और एट द एंड हम ये देखने वाले हैं कि आपके पास जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है फॉर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें, काउंटर करंट मल्टीप्लायर में दो मेन चीजें इन्वॉल्व होंगी, आपने जहन में रखना है। अगर एमसीक्यूज में पूछ भी लिया जाता है आपसे कि काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है उसमें कौन कौन सी दो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं, तो पहला जो होगा वो आपके पास होगा लूप ऑफ हैनले और जो दूसरा होगा वो आपके पास होगा वाजा रेक्टा। अब वाजा रेक्टा क्या है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर नेफ्रॉन को देखेंगे। देखिए जरा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो किस्म के नेफ्रॉन्स बनाए गए हैं। अगर हम नेफ्रॉन्स की टाइप्स की बात करते हैं तो नेफ्रॉन्स की दो टाइप्स होती हैं ऑन द प्रेजेंस इन द किडनी। अगर आप किडनी की देख लें थोड़ा सा डायग्राम को, तो किडनी के दो रीजन्स होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल रीजन और दूसरा उसके अंदर वाली साइड पर होता है जिसको क्या नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज अ मेडुलरी रीजन। क्या नाम देंगे, मेडुलरी रीजन। अगर नेफ्रॉन बाहर वाली साइड पर मौजूद है, कॉर्टिकल रीजन पे मौजूद होगी, तो आप उसको क्या नाम देंगे, उसको डियर फ्रेंड्स हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। और अगर वो इनर मेडोला के अंदर यानी कि अंदर वाली साइड पर मौजूद होगी उसको हम क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दे देंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। तो देखिए जरा, ये आपके पास जो रीजन है दिस वन इज नोन एज अ कॉर्टेक्स। ये कौन सा रीजन आ गया, ये कॉर्टेक्स का आ गया और कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर ये आ गया आपके पास आउटर मेडुला, आउटर मेडुला। और आउटर मेडुला के अंदर वाली साइड पर ये नीचे वाला जो रीजन है दिस वन इज नोन एज अ इनर मेडुला। ये कौन सा आ गया, इनर मेडुला आ गया। अब देखें आपके पास जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हैनले है, पहली बात तो वो है ही बहुत छोटा सा, और वो किस रीजन के अंदर मौजूद है, दैट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। उसके बरक्स अगर हम बात कर लेते हैं आपसे दूसरी टाइप्स की जो नेफ्रॉन है दैट इज नोन एज अ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो आप लूप ऑफ हैनले देखें तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हैनले है वो लेंथ में भी काफी लंबा है और उसके अलावा वो कहां पर मौजूद है, दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इन्वॉल्व होती है कंसंट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन के लिए। और जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये असल में जो हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, जो पाया जाएगा कहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज प्रेजेंट इन द लूप ऑफ हैनले ऑफ द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है इसके लूप ऑफ हैनले के बिल्कुल इर्द गिर्द एक और नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स मौजूद होता है। इस तरह से हम उसको नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ वाजा रेक्टा। क्या नाम देते हैं, वाजा रेक्टा का नाम देते हैं। एन एडिशनल नेटवर्क ऑफ टब्यूल्स इज प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हैनले ऑफ द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड इट इज नोन एज अ वाजा रेक्टा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो यहां पर देखिए डियर फ्रेंड, ये आपके पास मैंने बना लिया, दिस वन इज अ यू शेप्ड लूप ऑफ हैनले। अगर मैं इस लूप ऑफ हैनले की बात करता हूं तो इस लूप ऑफ हैनले के इर्द गिर्द एक और नेटवर्क टब्यूल्स का मौजूद है। इसके बाहर वाली साइड पर इस तरह से एक टब्यूल का नेटवर्क और मौजूद होता है और वो जो होगा उसको आप नाम दे देंगे इस तरह से वाजा रेक्टा का। ये आपके पास क्या है, दिस वन इज नोन एज वाजा रेक्टा। अब ये आपके पास लूप ऑफ हैनले, ब्लैक में क्या आ गया, लूप ऑफ हैनले, और लूप ऑफ हैनले का ये आ गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। कौन सा लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हैनले। और ये कौन सा आ गया, दिस वन इज नोन एज अ असेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हैनले। और ये आपके पास जो वाजा रेक्टा है, देखें जो डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हैनले है उसके बिल्कुल साइड पर, बिल्कुल जो साथ में वाजा रेक्टा है उसका मौजूद होगा असेंडिंग लूप। कौन सा होगा, असेंडिंग लूप होगा, असेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा।
यानी कि जो डिसेंडिंग लूप होता है, डिसेंडिंग लूप में जो आपके पास जीएफ होगा यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, वो अप टू डाउनवर्ड मूव करेगा। द जीएफ फ्लोज अप टू डाउनवर्ड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। वाइल अगर हम यहां पर बात करते हैं वाजा रेक्टा, तो वाजा रेक्टा के अंदर पहली बात आपने यही याद रखनी है, जो चीज फ्लो करेगी डेट इज द ब्लड। और ये जो ब्लड होगा, ये ब्लड कहां पर मूव करेगा, एक्सटेंडिंग है तो इसका मतलब है ये मूव करेगा डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऊपर की जाने मूव कर जाएगा। इसी तरह से जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा, उसके बिल्कुल असाइड जो मौजूद होगा, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज डिसेंडिंग वाजा रेक्टा का नाम दे देंगे, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा। तो यहां पर देखिए जो आपके पास जीएफ होगा, जीएफ फ्लोस downward to upward in the ascending loop of Henle, while if we talk about the blood in the vasa recta, this blood will flows from upward to the downward in the descending loop of Henle. So there is a two adjacent fluids that flows in the opposite direction. तो जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, ये मैकेनिज्म है, उसका मतलब ही यही होता है कि आपके पास दो फ्लूइड हो या एक जो फ्लूइड है वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। देखें लूप ऑफ हेनले में, देखें लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वो उसमें जो आपके पास जीएफ है वो नीचे की जानिब मूव कर रहा है, इधर को नीचे की जानिब जा रहा है और इधर ऊपर की जानिब आ रहा है, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको हम नाम दे देंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट मैकेनिज्म का। उसके साथ साथ अगर हम वाजा रेक्टा की बात करते हैं जो कि उसके इर्द गिर्द मौजूद है, उसमें भी देख लें कि जो आपके पास जीएफ है वो नीचे की जानिब अगर मूव कर रहा है, तो आपके पास जो ब्लड है वाजा रेक्टा में वो कहां पर मूव कर रहा है, डाउन टू अपवर्ड मूव कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो करेंगे, इनके ऑपोजिट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, जो वाटर होगा, साल्ट्स होगा, वो यहां से निकलेंगे, आपके जो जीएफ होगा, जीएफ से निकल कर कहां पर आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। दैट इज द, वो कौन सा ब्लड किस में मौजूद है, वाजा रेक्टा में मौजूद होगा, जिसके नतीजे में जो यूराइन होगा वो कंसेंट्रेट बन जाएगा और उसको हम नाम दे देंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। तो काउंटर करंट होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, एक तरफ नीचे जा रहा है तो दूसरी तरफ ऊपर जा रहा है। तो यहां पर देखिए नीचे जा रहा है, इधर ऊपर आ रहा है। तो जो काउंटर करंट का मैकेनिज्म है वो लूप ऑफ यानी कि आप लूप ऑफ हेनले के दोनों लूप्स के साथ भी देख सकते हैं, और उसके अलावा आप लूप ऑफ हेनले और साथ में वाजा रेक्टा उनके साथ भी देख सकते हैं। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि हाउ इज इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। सपोज दैट एक ऑर्गेनिज्म है, मैमल्स की बात चलें कर लेते हैं, उसने फास्ट रखा हुआ है यानी कि रोज़ा रखा है, और क्या हुआ कि उसकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो कंसंट्रेशन के कम होते ही यहां पर आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज द पीजी, पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस द हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज नोन एज ADH, इट्स मीन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखें डायूरेटिक का मतलब होता है ज्यादा यूराइन प्रोड्यूस करने वाले। मेडिकल स्टोर्स पे काफी सारे टैबलेट्स मिल जाते हैं, डायूरेटिक टैबलेट्स, यानी कि जो यूराइन ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां पर हार्मोन जो है वो एंटी डायूरेटिक है, डायूरेटिक है, यानी कि यहां पर जो यूराइन होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होने वाला, यानी कि एंटी डायूरेटिक का मतलब उसमें जो वाटर होगा उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो लूप ऑफ हेनले है और वाजा रेक्टा है, उसको जरा सेपरेट करके हम देखते हैं कि एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है, ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और रिलीज होने के बाद ये डायरेक्टली आएगा और आने के बाद कहां पर काम करना शुरू कर देगा, आपके पास लूप ऑफ हेनले पे काम करना शुरू कर देगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए जरा यहां पर, दिस वन इज नोन एज अ लूप ऑफ हेनले, और बिल्कुल साथ में जो वाजा रेक्टा है। अब मैंने जो वाजा रेक्टा है वो उसको सेपरेट कर दिया है और लूप ऑफ हेनले को सेपरेट कर दिया है। देखिए जरा, यानी कि ये आपके पास लूप ऑफ हेनले इधर चला गया और वाजा रेक्टा मैंने उठा के इधर प्लेस कर दिया है। दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा आ गया, दिस वन इज अ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाला अब जो पोर्शन होगा ये आपके पास आ चुका है डिसेंडिंग वाजा रेक्टा, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा। और ये क्या आ चुका है, दिस वन इज नोन एज असेंडिंग वाजा रेक्टा। तो मैं आपको बता दूं यहां पर तीन टर्म्स हमने पढ़नी है जो मेन
मुख्तलिफ स्टेप पे जाकर समझनी है। उनमें पहले जो कंडीशन है वो है आपके पास आइसोटोनिक। दूसरी जो पढ़ने वाले हैं वो हम कंडीशन यहां पर पढ़ेंगे हाइपरटोनिक। और तीसरी जो कंडीशन होगी डेट विल बी द हाइपोटोनिक। सो तीन कंडीशंस हम यहां पर देखने वाले हैं। पहले देखेंगे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, अब रीजन्स डेवलप कर लें। ये आपके पास ऊपर वाला जो रीजन होगा ये आपके पास कौन सा है? दिस वन इज द कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स वाला आ गया बाहर की जानिब कॉर्टेक्स। और ये आपके पास आ गया यहां पर जो रीजन है दैट इज नोन एज अ आउटर मेडुला, बाहर की जानिब। और ये अंदर की जानिब क्या आ गया? दिस पोर्शन इज नोन एज इनर मेडुला, इनर मेडुला पोर्शन आ गया। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं जीएफ की, जो कि कहां से एंटर हो रहा है? जो कि कॉर्टिकल रीजन से आ रहा है अंदर की जानिब। कॉर्टिकल रीजन से कहां पर आ रहा है? कॉर्टिकल रीजन से आ रहा है अंदर की जानिब, यानी कि कॉर्टेक्स से मेडुला की जानिब आ रहा है। और उसके अंदर अगर हम कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, देखें ये यहां पर आपके पास वाजा रेक्टम में फ्लो क्या कर रहा है? ब्लड आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में जो फ्लो करेगा दैट विल बी द जीएफ। और इन दोनों के दरमियान में यहां पर जो फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड होगा इन दोनों के दरमियान में, दिस वन इज नोन एज, इसको हम नाम दे देंगे, इसको नाम देंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस वन इज नोन एज MIR। क्या नाम देंगे? MIR का नाम दे देंगे कि हम इसको नाम दे देने वाले हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दे देंगे। अब अगर हम इनके अंदर कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की MIF में। यहां पर जो आपके पास आउटर मेडुला है, आउटर मेडुला में अगर हम इस रीजन पे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात कर लें, अगर हम इस रीजन में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की बात कर लें, या फिर वाजा रेक्टा की बात, वाजा रेक्टा के अंदर ब्लड की बात कर लें, तो तीनों के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो एक जैसी होगी। और जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी द 300 मोल ऑस्मोल पर लीटर। यूनिट क्या है? हम इसको करते हैं मोल ऑस्मोल पर लीटर, या लीटर इनवर्स -1, आप जैसे आपको ठीक लगे, बेहतर लगे। तो देखें हाउ व्हेन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फ्लोज टुवर्ड्स द आउटर मेडुलरी रीजन, द कंसंट्रेशन इज द 300 mole osmol per liter in the GF as well as in the interstitial fluid as well as in the blood. So we can say that here is the environment is known as a isotonic. कौन सा environment होगा? Isotonic होगा। When the GF moves down into the inner medullary region, the aquapores are present in the descending loop of Henle. अगर हम descending loop of Henle की बात करते हैं तो descending loop of Henle contains the aquapores. So aquapores are present there. So due to the presence of the aquapores, the water in the glomerulus filtrate leaves the filtrate and comes into the MIF. तो अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक्वापोर्स की मौजूदगी की वजह से जो आपके पास यहाँ पर जो GF है, वो GF से जो वाटर होगा वो बाहर की जानिब बच्चे मूव करता जा रहा है। देखिए GF से वाटर बाहर की जानिब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव करता जाएगा, जिसके नतीजे में देखें पहले कंसंट्रेशन क्या थी? 300 से कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी 600 के ऊपर। और जब वाटर मजीद मूव करता जाएगा कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी 900 के ऊपर। और फाइनली जब वाटर मूव करता रहेगा तो उसके नतीजे में जो कंसंट्रेशन होगी वो कहां पर पहुंच जाएगी? 1200 मोल ओस्मोल पर लीटर पे पहुंच जाएगी। ये कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने की जो वजह है वो है एक्वापोर्स। एक्वापोर्स की मौजूदगी की वजह से जो वाटर होगा वो अंदर से बाहर चला जाएगा। जब वाटर बाहर चला गया तो पीछे बच के साल्ट्स जब बढ़ते जाएंगे तो जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा कंसंट्रेट होता जाएगा। और जब इन्वायरमेंट ज्यादा कंसंट्रेट होता जाएगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, वैल्यू है, वो भी बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो कंसंट्रेशन वैल्यू है वो आपके पास कौन सी आ गई? 1200 आ गई। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा हो गया? दैट इज नोन एज अ हाइपरटोनिक। कौन सा हो चुका है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बन चुका है। अब नेक्स्ट देखें, जैसे जैसे जो GF है वो फ्लो करेगा टुवर्ड्स द असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले की तरफ जैसे ही मूव करेगा, जो असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है इसमें किसी भी किस्म का कोई भी एक्वापोर्स मौजूद नहीं होता। इट इज परमिएबल ओनली फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। तो जैसे ही मैंने कहा कि बॉडी के अंदर वाटर की कंपोजिशन, वाटर की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, फॉल हो जाएगी,
तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आएगा। इसी तरह से हमारा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, वहां से भी एक हार्मोन आएगा और वो जो हार्मोन होगा दैट विल बी द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, उसकी वजह से जो सोडियम आयन होगा इसके अंदर, कौन सा आयन? सोडियम आयन। सोडियम आयन दैट इज प्रेजेंट इन द, जो कहां पर मौजूद होगा, जो कि जीएफ के अंदर मौजूद होगा, वो बाहर निकलता चला जाएगा। जैसे जैसे सोडियम आयन बाहर जाएगा तो सोडियम आयन के साथ साथ जो क्लोराइड की आयंस होगी वो भी इसको फॉलो करते करते कहां पर निकल आएंगे, दैट विल आल्सो कम इन द MIF, तो वो भी MIF में आते जाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंटिन्यूसली बाहर आता जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूसली बाहर आता जाएगा, अब देखें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयंस जब अंदर से बाहर आ जाएंगे तो जारी बात है आयंस की कमी हो जाएगी। तो जो इन्वायरमेंट है, परसेंटेज है, वो अगेन 1200 से कहाँ पर आ जाएगी, 9 पे आ जाएगी। 9 के बाद 6 पे आ जाएगी और 6 के बाद फाइनली अगर हम उसके बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर मजीद आपके पास जो परसेंटेज होगी, जो उसका अमाउंट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, 300 मोल ओस्मोल पर लीटर पर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपके पास जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर वर्किंग हो रही है। तो लूप ऑफ हेनले में जो वाटर होगा वो बाहर की जानिब आता है, लेकिन किस प्रोसेस से आएगा, वो ओस्मोसिस से आएगा। अब ओस्मोसिस से क्यों आएगा, उसकी रीजन ये होती है कि डियर फ्रेंड्स, जब हम कॉर्टेक्स से आउटर मेडुला और आउटर मेडुला से इनर मेडुला की तरफ मूव करते जाते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपोजिशन होती है और जो कंसेंट्रेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स और बढ़ती चली जाती है। देखें जैसे जैसे नीचे की जानिब मूव करेंगे तो जो आपके पास कंसेंट्रेशन होगी आयंस की, साल्ट्स की, वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर कंसेंट्रेशन इसलिए ज्यादा होती है आपके पास इनर मेडुला में, क्योंकि यहाँ पर यूरिया और सोडियम क्लोराइड, कंसेंट्रेशन के ज्यादा होने की वजह क्या है, यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड। अब यूरिया कहां से आता है उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझें कि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंपोजिशन ये देखें यहां पर हो गई ज्यादा, इस रीजन में हो गई ज्यादा। जब यहां पर बाहर वाली साइड पर आयंस यानी कि कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, इसका मतलब है जो टब्यूल्स के अंदर है, जो जीएफ है, उसमें कंसेंट्रेशन कम हो गई। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कायम हो गया ना, अंदर कम है बाहर ज्यादा है, तो बाहर सल्यूट ज्यादा है, अंदर सल्यूट था कम, जिसकी वजह से जो वाटर होगा वो सिर्फ आपके पास किस लिम्ब से, डिसेंडिंग लिम्ब से, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब्स में होंगे एक्वा पोर्स होंगे, तो एक्वा पोर्स की वजह से जो वाटर होगा वो ओस्मोसिस के जरिए से, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसेंट्रेशन, यानी कि अंदर लो सल्यूट कंसेंट्रेशन थी, बाहर सल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, तो वो अंदर से बाहर की जानिब आ गया और आपके पास यहां पर जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, ओस्मोसिस का होगा। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज मूव आउटवर्ड्स इन द MIF ड्यू टू द हार्मोन एंड द हार्मोन नेम इज द एल्डोस्टेरोन दैट इज रिलीज्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपके पास सोडियम या क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये बाहर की जानिब मूव करेगा, बट ये बाहर की जानिब मूव करेगा एक प्रोसेस के जरिए से, और उस प्रोसेस का नेम होगा आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नेम होगा, दैट्स प्रोसेस नेम इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इधर बाकी साइड पर आ जाएं, वाजा रेक्टा की बात कर लेते हैं। देखें वाजा रेक्टा का ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग वाला पोर्शन आ गया आपके पास। अजान सुन लें। ओके डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वाजा रेक्टा में ब्लड की कंसेंट्रेशन को। तो देखिए जरा, आपके पास ये वाला जो हिस्सा है, ये पोर्शन असल में कहां पर मौजूद है, इधर वाली साइड पे मौजूद है, और ये वाला जो पोर्शन है जो असेंडिंग आपके पास वाजा रेक्टा है वो कहां पर मौजूद है, डिसेंडिंग के साथ मौजूद है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखें डिसेंडिंग वाजा रेक्टा है तो इसके अंदर भी आपके पास जो ब्लड है वो क्या होगा, 300 मोल ओस्मोल पर लीटर होगा। इसी वजह से हमने कहा था कि यहां पर जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक है, इधर आकर हाइपोटोनिक हो गया। और लास्ट पे अगेन देखें जब इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते चले गए तो आयंस के बाहर जाने की वजह से जो वाटर होगा वो अंदर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम यहां पर नाम क्या दे देंगे कि कौन सा इन्वायरमेंट आ गया आपके पास, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट आ गया। अब अगेन देखें यहां पर कंसेंट्रेशन 300 है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी 300 है, और आपके पास जो जीएफ है उसके अंदर भी 300 है, यानी कि यहां पर आपके पास इन्वायरमेंट कौन सा है, आइसोटोनिक है। कौन सा इन्वायरमेंट आ गया, आइसोटोनिक कंसेंट्रेशन आ गई। अब जिस तरह से ब्लड नीचे की जानिब मूव करता जाएगा, देखें जैसे जैसे ब्लड नीचे की जानिब मूव कर रहा है, ये देखें ब्लड जैसे जैसे नीचे की जानिब मूव कर रहा है तो वैसे वैसे जो कंसेंट्रेशन होगी वो बढ़ती चली जाएगी यहां पर, क्योंकि यहां पर डियर स्टूडेंट आपने गौर किया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बाहर आते जा रहे हैं।
जो आपके पास कौन सा लूप है, आपके पास जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, दिस वन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो बाहर आ गए थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, जिसकी वजह से यहां पर आपके पास जैसे जैसे आउटर मेडुला से इनर मेडुला नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे तो आपके पास इन आयंस की जो कंसेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट या आयंस जो बाहर आए हैं, ये आयंस यहां से बाहर निकलने के बाद कहां पर एंटर हो जाएंगे, दैट विल कम्स एंटर इनटू द, किसमें एंटर हो जाएंगे, आवाज नहीं आ रही, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा में एंटर हो जाएंगे। जब वो डिसेंडिंग वाजा रेक्टा में एंटर हो जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, देखें आयंस और इलेक्ट्रोलाइट अंदर मूव कर रहे हैं, जब अंदर मूव करते जाएंगे सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से तो उसके नतीजे में क्या होगा कि यहां पर जो कंसेंट्रेशन होगी वो बढ़ती चली जाएगी। कंसेंट्रेशन यहां पर 600 पे जाएगी, 600 के बाद अगेन 900 पे चली जाएगी, 900 के बाद ये अगेन जब कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे तो आपके पास जो ब्लड की कंसेंट्रेशन है वो कहां पर आ जाएगी, फाइनल 1200 मोल ओस्मोल पर लीटर पे आ जाएगी। सो अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर अगेन आपके पास असेंडिंग वाजा रेक्टा के बारे में, तो जो असेंडिंग वाजा रेक्टा है ये आपके पास कहां पर मौजूद है, अराउंड विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो किसके इर्द गिर्द मौजूद है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द मौजूद था। तो डिसेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले था वहां से क्या चीज बाहर निकल रही थी, वाटर बाहर निकल रहा था। अब जो वाटर वहां पर बाहर निकल रहा था वो वाटर अगेन कहां पर एंटर होता चला जाएगा, वाटर अगेन ब्लड में एंटर हो जाएगा और असेंडिंग वाजा रेक्टा में वो क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली वाटर एंटर हो रहा है, वाटर एंटर होता चला जाएगा, उसके नतीजे में यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है वो कम होती चली जाएगी। यहाँ पर नो डाउट के इन्वायरमेंट कौन सा था, दैट इज द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। और जब वाटर एंटर होता जाएगा तो 1200 से अगेन 900, 900 से फ्लो करता करता 600 पे, और 600 से फ्लो करता करता अगेन वो कहां पर आ जाएंगे, 300 पे आ जाएंगे। और जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर देखिए अब आयंस कम हो गए, पानी के अंदर जाने की वजह से जो वाटर होगा वो ज्यादा होगा, तो इन्वायरमेंट आपके पास कौन सा बन जाएगा, दैट विल बी द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। तो कौन सा इन्वायरमेंट बन जाएगा यहाँ पर, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। सो ये जो प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर का इसको नाम दे देंगे, और ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर इसी तरह से काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूरिया के रोल के बारे में और यूरिया यूराइन बाथ के बारे में। देखें जैसे जैसे हम आउटर मेडुला से इनर मेडुला की तरफ मूव करते जा रहे थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे जैसे नीचे की जानिब मूव करते जाएंगे जो कंसेंट्रेशन होगी वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। अब देखें क्यों बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ से बाहर मूव कर रहे हैं, आपके लूप ऑफ हेनले से कहाँ पर मूव कर रहे हैं, बाहर की जानिब मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएंगे आपके पास एमआईएफ के अंदर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और हम मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, इसको आप नाम दे देंगे यूराइन बाथ का भी नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज यूराइन बाथ। यानी कि जो आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगी उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी जब वो काफी ज्यादा कंसेंट्रेट हो जाएगा उसको नाम दे देंगे यूराइन बाथ का नाम दे देंगे। अब यहां पर देखें ये दिस वन इज नोन एज अ कलेक्टिंग टब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स का नाम दे देंगे, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का काम ये होता है कि आपका जो डिस्टल कन्वुलेटेड टब्यूल्स होती हैं लूप ऑफ आपके पास नेफ्रॉन्स की, वहां से जो वेस्ट मटेरियल है वो कहां पर मूव कर जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएगा। अब इसके अंदर यूरिया भी मौजूद होता है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स आर परमिएबल फॉर द, वो किसके लिए परमिएबल होंगी, परमिएबल फॉर द यूरिया। कलेक्टिंग डक्ट्स आर परमिएबल फॉर यूरिया। तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स यूरिया के लिए परमिएबल होती हैं, जिसकी वजह से जो यूरिया होगा वो इन कलेक्टिंग डक्ट से कहां पर आ जाएगा, बाहर की जानिब आ जाएगा, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। और वो किस जगह पर मौजूद है, इनर मेडुला के अंदर मौजूद है। तो इनर मेडुला के अंदर जो कंपोजिशन है, कंसेंट्रेशन है, वो सबसे ज्यादा होगी ड्यू टू द यूरिया एज वेल एज द इलेक्ट्रोलाइट। अब यूरिया बाहर आ गया, यूरिया के बाहर आने की वजह से जो कंसेंट्रेशन है वो मजीद बाहर वाली थिक होगी। अब हम इसको यूराइन बाथ का नहीं नाम देंगे, बल्कि हम इसको नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज यूरिया यूराइन बाथ का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, यूरिया यूराइन बाथ का इसको नेम दिया जाएगा। तो यहां पर चंद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एमडीगेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएस लेवल पे इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएसएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो आप देख लें। पहला जो एमसीक्यू ये है कि जो वाटर होगा वो किस प्रोसेस के जरिए से बाहर आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो वाटर के बाहर आने की रीजन है कौन सा प्रोसेस है, दैट इज नोन एज अ ऑस्मोसिस। सेकंड एमसीक्यू, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपके पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, ये ह्यूमंस जो यूराइन है उसको कितने %
हाइपरटोनिक कर रहा है, यानी कि देखिए जरा स्टार्ट पे जो कंसेंट्रेशन है वो 300 है और यहाँ पर जो हाइपरटोनिक में है कंसेंट्रेशन कितनी बनती है 1200। इसका मतलब ये आपके यूराइन को कितने गुना बढ़ा देगा, तो कंसेंट्रेट कर देगा, इट विल कंसेंट्रेट योर यूराइन 4x, यानी कि 4 गुना कंसेंट्रेट कर देगा। अब अगर स्टार्ट पे जो कंसेंट्रेशन है वो आपके पास 300 है तो आंसर 1200 आएगा। लेकिन अगर आपसे जो स्टार्ट पे वो कंपोजिशन कहते हैं कि आपके पास जो जीएफ की कंपोजिशन है वो 500 है और उसके बताएं यूराइन फॉर्मेशन की कंपोजिशन कितनी हो जाएगी कंसेंट्रेशन, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुना करते हैं तो आपके पास 2000 बन जाएगी। इसी तरह से अगर 600 होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास कितनी कंसेंट्रेशन बन जाएगी 2400 बन जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये NaCl है, ये किस प्रोसेस के जरिए से बाहर आया था, ये आया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से बाहर आया था। अगर हम ह्यूमंस की किडनीज के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन किडनी के अंदर जो कंसेंट्रेटेड यूराइन है वो कितने % कर सकते हैं, 4 गुना कंसेंट्रेट यूराइन प्रोड्यूस किया जा सकता है ह्यूमन की किडनीज के अंदर। इसके अलावा अगर हम मैमल्स के बारे में बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, कैमल के बारे में, किसके बारे में बात कर लें, अगर हम कैमल के बारे में बात कर लें तो कैमल 8 गुना ज्यादा कंसेंट्रेट यूराइन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम माइस की बात कर लेते हैं जो कि डेजर्ट के अंदर मौजूद है या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, वो 20 गुना ज्यादा कंसेंट्रेट यूराइन प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह से अगर जबील की बात कर लें तो जो आपके पास जबील है वो आपके पास कितने गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, वो आपके पास प्रोड्यूस कर सकता है 14 टाइम ज़्यादा कंसेंट्रेट यूराइन प्रोड्यूस कर सकता है। और आखिर में एक एमसीक्यू आपके पास, जो यूरिया यहाँ पर आ गया था MIF के अंदर, वो यूरिया अगेन वापस चला जाएगा और वापस वो कहां पर चला जाएगा, आपके पास जो लूप ऑफ हैंडले है, लूप ऑफ हैंडले में वो वापस चला जाएगा। यानी कि निकल कहां से रहा है, टब्यूल से निकलेगा, आपके पास कलेक्टिंग टब्यूल से निकलने के बाद कंसेंट्रेशन थिक करेगा, कंसेंट्रेशन की वजह से वाटर यहां पर एक्वापोर्स के जरिए से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद जो यूरिया होगा वो वापस कहां पर चला जाएगा, दैट विल बी टर्न्ड इनटू द जो लूप ऑफ हैंडले होंगे, लूप ऑफ हैंडले के जरिए से अगेन वापस चला जाएगा और अगेन जो प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू होता रहेगा। और इसी तरह से जो आयंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वाटर होगा, ये यूरिया होगा, वो क्या होते रहेंगे, रिप्लेस होते रहेंगे। और फाइनली आखिर पे जो यूराइन होगा वो कहाँ पर कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग टब्यूल्स में। जब काफ़ी सारे कलेक्टिंग टब्यूल्स आपस में मिलेंगी, उनके मिलने से आपके पास बनेगी यहाँ पर पैलवस। जो यूराइन होगा वो इस रीजन पे आके इकट्ठा हो जाएगा और ये जो रीजन होता है इसको हम नाम देते हैं रेनल पेल्विस का। रेनल पेल्विस में जमा हो जाएगा और रेनल पेल्विस जो होता है वो नेक्स्ट जाकर किस में चेंज हो जाएगा, डैट विल बी चेंज्ड इन अ यूरेटर। तो रेनल पेल्विस चेंज हो जाएगा यूरेटर में। यूरेटर एक नाली होगी जो यूराइन को लेकर जाएगी कहाँ तक, देन क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। और इसी तरह से जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है उसकी वजह से एक कंसेंट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन होगी विद द फंक्शन ऑफ द हार्मोन एज वेल।